नमस्कार दोस्तों, आज करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है, वो ऊर्जा क्षेत्र को, ऊर्जा में सहयोग को लेकर ये समझौता हुआ है। अब एनर्जी क्षेत्र में भारत व डेनमार्क साथ में काम करेंगे। दूसरा है जीआई टैग। जो जीआई टैग मिला है इस बार 17वां उत्पाद है राजस्थान का, सांगरी की फली। तो सांगरी, आपको पता है सांगरी की अपन सब्जी बनाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में ये सांगरी की फली ज्यादा प्रोडक्शन पश्चिमी राजस्थान में होता है। अब इसको जीआई टैग मिलने के बाद में एक तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक इसको बाहर भी एक्सपोर्ट होगा, इसकी साख बढ़ जाएगी, तो हर प्रकार में वृद्धि होगी। तो सांगरी की फली को जीआई टैग अब मिला है, ऐसा राजस्थान का 17वां उत्पाद ये हो गया है। इससे पहले 16वां उत्पाद था सोजत मेहंदी। तो ये सब जीआई टैग इनको मिला है। और सांगरी की फली को जीआई टैग दिलाने के लिए स्वामी केशवानंद, जो राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसकी महती भूमिका इसमें रही है। टेनिस स्टार है, टेनिस की जो खिलाड़ी है आर्याना सबालेंका, ये बेलारूस से है। इन्होंने एक ही सीजन में मियामी ओपन व मैड्रिड ओपन, मैड्रिड स्पेन में है और मियामी ओपन यूएसए में खेला जाता है, इन दोनों ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इनको ही इन्होंने जीता है आर्याना सबालेंका ने। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कृति है, ये मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने लिखी थी। तो अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और उस जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को कलम के सिपाही से डिनोट किया है। इसको 1963 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अफ्रीका एक अंधकारमय महाद्वीप बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि 19वीं शताब्दी तक जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, जो खूब सारे देश ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अमेरिका ढूंढा था, भारत ढूंढा था, तो उनको 19वीं शताब्दी तक अफ्रीका के जो डीप हिस्से हैं, अंदर के जो पार्ट हैं, उनका उनको अता पता नहीं था। न उनके पास कोई मैप था, न उनकी कोई खोज हो रखी थी, इसलिए उसको अंधकार में महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है। फिर बात करें ओंकारवाट मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो वहां का खमेर डायनेस्टी थी, खमेर साम्राज्य था, उन्होंने इस मंदिर को वहां पे निर्माण किया था, क्योंकि वो विष्णु भगवान के उपासक थे। और लगभग 162 हेक्टेयर में बना हुआ ये मंदिर है। शुक्र ग्रह, ये चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें H2SO4 के बादल होते हैं, इसलिए शुक्र ग्रह चमकीला दिखाई देता है। नेशनल गेम्स में प्रदर्शन के आधार पर दो प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं राजस्थान के द्वारा, एक तो महाराणा प्रताप अवार्ड और दूसरा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड ये दिया जाता है ट्रेनर्स को, केवल ट्रेनर्स को, और जो महाराणा प्रताप अवार्ड है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। अभी किस आधार पर देते हैं? कि पिछले 4 सालों की उन खिलाड़ी या ट्रेनर्स की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सब में तथा राष्ट्रीय खेलों में उनकी बहुत बेहतर मतलब उनका प्रदर्शन रहा हो पिछले 4 साल में, इस आधार पर उनको ये दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि दोनों ही अवार्डों में 5-5 लाख रुपए है। और अब सरकार ने फैसला लिया है कि हर साल 5 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाएगा। उसमें 5 खिलाड़ी व 5 कोच, 5 खिलाड़ियों को तो महाराणा प्रताप अवार्ड और 5 कोच को गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाएगा। 5 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाएगा, उनमें 3 तो सामान्य है, 2 पैरा श्रेणी के खिलाड़ी या कोच होंगे। अवार्ड के लिए कुछ नए लॉज बनाए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कि वाडा और नाडा से पॉजिटिव कोई खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, अर्थात नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। ये क्या चेक करती है खिलाड़ी में? कि खिलाड़ी ने खेल से पहले कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले लिया है, या स्टेरॉइड उसने कंजप्शन तो नहीं किया है, कंज्यूम तो नहीं किया है। अगर वो स्टेरॉइड कंज्यूम करेगा तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा और वो जीत पाएगा। तो स्टेरॉइड को रोकने के लिए और इन सब चीजों को रोकने के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव खिलाड़ी आता है तो उस पर बैन लगा दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ऐसा खिलाड़ी जो नाडा वाडा में टेस्ट में पॉजिटिव नहीं हो और पिछले 4 साल में उसकी जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो उपलब्धि है वो ग्रेट परफॉर्मेंस उसकी हो, और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन व नेशनल गेम्स विजेता, इन सब में ये सब मान्य होंगे महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए। अब इसके लिए एक तो चयन समिति होती है। चयन समिति क्या करती है? सेलेक्ट करती है खिलाड़ियों का। और एक नॉमिनेशन, नामांकन समिति होती है। नामांकन समिति खूब सारे खिलाड़ियों का नाम ढूंढती है और चयन समिति उसमें सेलेक्ट करती है। तो चयन समिति में 5 सदस्य होंगे। एक तो स्पोर्ट्स काउंसिल का अध्यक्ष होगा, एक स्पोर्ट्स काउंसिल का सचिव होगा, एक अर्जुन अवार्डी होगा, एक द्रोणाचार्य अवार्डी होगा और एक शासन उप सचिव होगा। और नामांकन हेतु जो कमेटी बनेगी उसमें राजस्थान खेल संघ का अध्यक्ष जो महासचिव होगा उसका, और फिर इसकी बात करें तो खेल अधिकारी होंगे, और उसके बाद में बात करें तो खेल रत्न अवार्डी होंगे। जो खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है वो अवार्डी शामिल होंगे, अर्जुन अवार्डी शामिल होंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड भी
प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स को दिया जाता है। महाराणा प्रताप अवार्डी व पूर्व के गुरु वशिष्ठ अवार्डी शामिल होंगे, जो नामांकन कुछ खिलाड़ियों का नाम चुनेंगे, उनमें से चयन समिति उनका चयन करेगी, फिर उन 5 खिलाड़ियों का अवार्ड दिया जाएगा। फिर आगे की बात करें तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ये इस बार भारत में हो रही है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, जो तेलंगाना में आयोजित की जाएगी, भारत के तेलंगाना में आयोजित की जाएगी 10 से 21 मई के बीच में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये बिहार में हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 से 15 मई 2025 तक। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये जो प्रेस है इसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अभिव्यक्ति इन सबको चेक करती है। भारत का इसमें 151वां स्थान है टोटल 180 देशों में। तो और ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है। एक्जियोम 4 मिशन, ये एक्जियोम 4 मिशन है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने, मतलब ISA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए इसमें 4 जने शामिल होंगे, इसलिए इसका नाम एक्जियोम 4 है। इनमें भारत के हैं शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारत की तरफ से जाएंगे। और इनसे पहले अंतरिक्ष में केवल राकेश शर्मा गए थे, और दूसरे व्यक्ति कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाएंगे एक्जियोम 4 मिशन के अंतर्गत। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय जो सशस्त्र बल हैं, इन्होंने पाकिस्तान ने जो पहलगाम में अटैक किया था उसका बदला लिया है। 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम, एक मिसाइल अटैक था पाकिस्तान पर, वो अंजाम देकर भारतीय सेना के जवानों ने ये बदला लिया है, मिसाइल स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की 6 मई की रात को अर्थात 7 मई को ये ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्म किया गया। भारत व पाक के बीच में अब तक कश्मीर, एक तो कश्मीर मोटा विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा विवाद कश्मीर समस्या को लेकर है कि भाई पाकिस्तान बोलता है इस पे हमारा है, भारत और भारत की तरफ से चुनौती दी जाती है। 1947 से लेकर अब तक टोटल 8 बार संघर्ष भारत व पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। इनमें 5 बार तो युद्ध हुए हैं और 3 स्ट्राइक्स हुई है। अब पहला जो युद्ध हुआ है वो 1948 का युद्ध अपन बोलते हैं, उसको 1947 का 48 और लगभग मोटा मोटी 49 तक ये युद्ध रहा था। तो भारत व पाक के बीच में ये पहला युद्ध था, अक्टूबर 1947 से स्टार्ट हुआ था और जनवरी 1949 तक ये हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि ये कश्मीर को लेकर था कि भाई कश्मीर का पाकिस्तान वाले डिमांड कर रहे थे भाई हमारी तरफ होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के उस समय तत्कालीन जो महाराजा थे हरि सिंह, इन्होंने भारत विभाजन के बाद भारत के साथ विलय पत्र पर साइन कर लिया। हरि सिंह जी वो भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, बार बार वो परेशान कर रहे थे। जब ये युद्ध हुआ था, पाकिस्तान समर्थित कुछ कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और ये भारत का पार्ट रह गया। फिर इसमें 1949 में यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से ये विराम हुआ। भारत व पाकिस्तान के बीच में 1949 में एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC खींची गई, इस आधार पर इसका विभाजन हुआ। फिर सेकंड जो युद्ध हुआ भारत व पाकिस्तान के बीच में वो 1965 में हुआ। अगस्त 1965 से ये स्टार्ट हुआ था और सितंबर 1965 तक ये चला था। उस समय की परिस्थिति ये थी कि 1965 से पहले, एक साल पहले 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे वो एक्सपायर हो गए थे। उनके तुरंत बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय। तो जब पाकिस्तान ने ये अटैक किया था और 1962 का युद्ध चाइना व भारत के बीच में हुआ था, उसमें भारत हार गया था और जवाहरलाल नेहरू जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे वो एक्सपायर हो गए थे। उनके तुरंत बाद में 1965 में पाकिस्तान ने मौका देकर भारत पे एक अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए, उनको आंतरिक भारत में अलगाव पैदा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, ताकि कश्मीर के लोगों में विद्रोह भड़क जाए, वो भारत का बगावत कर दे और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एग्री हो जाए। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था कश्मीर के अंदर और भारत ने इसकी जवाबी कार्रवाई की और मात्र 17 दिन में इस वॉर का अंत हो गया और भारत इसमें जीत गया। फिर इसके तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इस युद्ध को रुकवाने के लिए USSR बीच में आया और लाल बहादुर शास्त्री और उस समय के जो जनरल अयूब खान थे, इन दोनों के बीच में ताशकंद में एक समझौता हुआ था 1966 में।
और तो ये 1965 का वॉर यूएसएसआर व अमेरिका की मध्यस्थता से बीच में रुकवाया गया। फिर तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। इसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश नया देश बन गया था पाकिस्तान से अलग होके। दिसंबर 1971 में हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो पाकिस्तान के जो पूर्वी प्रांत है अर्थात बांग्लादेश है, पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान उस समय बांग्लादेश को बोला जाता था, में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति हेतु पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का आत्मसमर्पण किया गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी युद्ध में लगभग 90,000 पाकिस्तान के सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। फिर 1984 की बात करें तो सियाचिन में एक संघर्ष हुआ था। भारत ने इसको लेकर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और मेघदूत सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और पाकिस्तान ने इसके विरोध में ऑपरेशन अबाबिल चलाया था। इसके जरिए वो विरोध करता रहा, छुटपुट घटनाएं होती रही और 2003 तक ये इसका अंत हुआ और सियाचिन संघर्ष का। फिर 1999 की बात करें तो कारगिल युद्ध की बात करते हैं। तो ये मई 1999 में स्टार्ट हुआ व जुलाई 1999 में इसका एंड हुआ। तो पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में एलओसी के पार भारत में घुसपैठ करी और भारत ने इसका सामना किया ऑपरेशन विजय के द्वारा, और भारत ने 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध को एंड कर दिया और कारगिल को फतेह कर लिया, कारगिल से उनको भगा दिया। फिर सितंबर 2016 की बात करें तो पाकिस्तान ने एक अटैक किया था उरी पे, उरी हमला। तो भारत ने इसके विरुद्ध में एक सर्जिकल स्ट्राइक करी 28 व 29 सितंबर 2016 को। जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के बेस पर पाकिस्तान ने हमला किया था। भारतीय जो सेना का बेस था उरी में, उस पर पाकिस्तान ने हमला किया था और 19 जवान उसमें शहीद हुए थे भारत के। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में सर्जिकल स्ट्राइक करी और उनका एक आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया जो जस्ट एलओसी के बाद में पाकिस्तान में था। फरवरी 2019 की बात करें तो पुलवामा में पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में अटैक किया था और भारत ने इसका जवाबी कार्रवाई करके बालाकोट जो पाकिस्तान में है वहां पे एयर स्ट्राइक भारत ने करी। अपने जो एयरफोर्स के विमान गए और उन्होंने वहां पे एयर स्ट्राइक करी, लगभग 100-150 आतंकवादियों को वहां पे मारा था। 26 फरवरी 2019 की ये बात है। तो पुलवामा में सीआरपीएफ पर आत्मघाती हमला किया था पाकिस्तान के द्वारा। भारत ने पाक में बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद का जो प्रशिक्षण शिविर था उस पर एयर स्ट्राइक करके वहां के आतंकवादियों को भारत ने मारा। तो ऐसा ही अब लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर है जो पहलगाम में अटैक किया था पाकिस्तान ने। तो भारत ने वापस एक मिसाइल अटैक किया और एक साथ 9 जगह पर पाकिस्तान के 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया और बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना। अब मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निकाली जाती है और ये 2025 में निकाली गई। भारत में इसकी रैंक 130वीं है। टोटल 193 देश इसमें शामिल हुए थे और भारत का जो इंडेक्स है वो 0.685 इसमें अंक हासिल किए हैं भारत ने। और जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 72 वर्ष इसमें बताई गई है। तो आप याद रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है। 130वीं भारत की रैंक है इसमें HDI में। फिर बात करें भारत व ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत व ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। लगभग 3 सालों की ये वार्तालाप चल रहा था इन दोनों के बीच में और अब जाके ये फैसला हुआ है। भारत व ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ। बगलिहार बांध की बात करें तो बगलिहार एक बांध है जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिला है। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रामबन, उसके जो चिनाब रिवर जहां से बहती है उस फ्रंट पे बना हुआ है बगलिहार प्रोजेक्ट, बगलिहार बांध। 2008 में बनकर तैयार हो गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है और रन ऑफ रिवर प्लांट है, मतलब चलती हुई रिवर के ऊपर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अपन करते हैं। तो ये जो चिनाब नदी है, सिंधु झेलम फिर चिनाब जो जम्मू कश्मीर में बहती है उसके ऊपर बना हुआ है बगलिहार बांध। फिर बात करें ऑपरेशन सनराइज की तो ये ऑपरेशन सनराइज भारत व म्यांमार ने मिलकर म्यांमार में जो विद्रोही थे उस समय उनके विरुद्ध चलाया था ऑपरेशन सनराइज। सीडीएस जो भारत के हैं वो अनिल चौहान, ये सेकंड सीडीएस हैं। वह थल सेना अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है उपेंद्र द्विवेदी साहब। और ऑपरेशन रक्षक की बात करें तो ये आतंकवाद के खिलाफ था ऑपरेशन रक्षक। ऐसे ही है एक ऑपरेशन राइनो। राइनो आपको पता है आसाम में है,
तो ऑपरेशन राइनो आसाम में उग्रवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, 6 सबमरीन बनाई जाएगी और ये 6 स्टील्थ सबमरीन बनाई जाएगी जो स्पेशल राडार से बनाई जाएगी। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो अभी वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अभी इटली में नए पोप बने हैं, पोप लियो 16। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। धर्म सागर तालाब की बात करें तो ये तालाब एमपी में स्थित है, वहां नंदी की मूर्ति निकली है 16वीं शताब्दी की। पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट ये ताप्ती नदी पे बना है और इसमें गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है, ये सब मिलकर दोनों गुजरात व महाराष्ट्र राज्य बनाएंगे। आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश का नया वर्जन आकाश एनजी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और आकाश एनजी मतलब ये उसमें प्रयोग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। 80 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है और सरफेस टू एयर मतलब जमीन से आकाश में ये वार करती है और इसके जो बनाने वाले प्रोफेसर प्रहलाद रामाराव जो मुख्य वैज्ञानिक थे। रूस ने अपने को कुछ मिसाइलें दी है, R-37 ओकर मिसाइल ये रूस के द्वारा दी गई है, शॉर्ट रेंज है, एयर टू एयर हवा से हवा में चलने वाली मिसाइल है। दूसरी है R-27 ये भी एयर टू एयर मिसाइल है, रूस के द्वारा भारत को दी गई 37 व 27 तो ये भी एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी स्पीड है लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर। पिचोरा S-125 ये भी रूस के द्वारा दी गई है भारत को, 20 से 35 किलोमीटर के टारगेट को अचीव कर सकती है और कम दूरी की टारगेट को मारने के लिए अच्छी मिसाइल है पिचोरा S-125। फिर बात करें भारत की खुद की पर्सनल जो बनाई गई है एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS, ये स्वदेशी प्रणाली है जो हवाई क्षेत्र की निगरानी करती है और सुरक्षा करती है भारत की हवाई अटैक से, जो पाकिस्तान के जो भी ड्रोन्स आ रहे थे उन अटैकों से ये सुरक्षा करती है। बराक 8 की बात करें तो बराक 8 भारत व इजराइल के सहयोग से बनाई गई है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है बराक 8। फिर बात करें शिवाजी सावंत की तो शिवाजी सावंत ने एक बुक लिखा है मृत्युंजय। मृत्युंजय एक उपन्यास है जो कर्ण पर आधारित है। मदुरई की बात करें तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित एक शहर है, वहां पे एक मीनाक्षी मंदिर है जो भगवान शंकर व देवी पार्वती को समर्पित मंदिर है जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी बोलते हैं और मदुरई को त्योहारों का शहर भी बोला जाता है। मार्गरेट थ्रेचर की बात करें तो मार्गरेट थ्रेचर ब्रिटेन की फर्स्ट महिला पीएम थी, लगभग 11 सालों तक इन्होंने ब्रिटेन में शासन किया था, इनके शासनकाल को थ्रेचरवाद भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 1820 से स्टार्ट हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स थी उनके बर्थडे पर ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस से द्वारा बनाई गई थी इसकी उत्पादन इकाई अब उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्टाइल में बनाई जाएगी यूपी में। लखनऊ में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है इन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। विश्व बैंक के जो अभी के अध्यक्ष है वो अजय बंगा है जो भारत से हैं। सबसे बड़ी विवेकानंद की प्रतिमा इंदौर के सिरपुर में बनी है और विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है, लगभग 123 टेस्ट खेले इन्होंने और लगभग 9000 रन उन्होंने बनाए हैं जिनमें 30 शतक और 31 अर्धशतक 50 शामिल है और 7 उनके दोहरे शतक शामिल हैं। जो एशियाई चावल है, एशियाई चावल का वैज्ञानिक नाम है पेन जिनोम। अडानी व भूटान जल विद्युत समझौता, अडानी कंपनी व भूटान के बीच में जल विद्युत समझौता हुआ है। ये अडानी की कंपनी व भूटान के ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में लगभग 5000 मेगावाट जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो 2 बार राष्ट्रपति पद इन्होंने संभाला 1950 से 1962 तक। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 5वां जो इनका बेटा है वो जमनालाल बजाज जो सिक्कर से उनको बोला जाता है। 4 पुत्रों में हीरालाल, मणिलाल, रामदास व देवदास नाम के 4 पुत्र इनके थे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं अभी BR गवाई साहब और जो रिटायर हुए हैं वो संजीव खन्ना साहब हैं जो रिटायर हुए हैं और 52वें नए चीफ जस्टिस हैं BR गवाई साहब जो
बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और ये सेकंड दलित चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर बैन कर दिया है क्योंकि अफगानिस्तान जुए पर प्रतिबंध कर दिया है। फिर बात करें 27वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली को। इनकी जो फिल्म है माय मेलबोर्न। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के द्वारा जो भारत के वकील हैं भुवन रिभु, इनको वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर सम्मान मिला है जो पहली बार किसी भारतीय को मिला है। आतंकी संगठनों की बात करें तो 2 आतंकी संगठन मुख्य हैं जहां पर भारत ने अटैक भी किया था इनके जो शिविर हैं उन पे। एक तो जैसे मोहम्मद है जो मसूद अजहर इसके सरगना है, एक लश्कर तोयबा है जिसके सरगना हाफिज सईद हैं। राजस्थान का जो सेकंड परमाणु प्लांट है, फर्स्ट परमाणु प्लांट तो रावतभाटा कोटा चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा पावर प्लांट है वो बांसवाड़ा में है, लगभग 700 मेगावाट का है और इसमें 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे। प्रथम बौद्ध व द्वितीय दलित जो सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजीआई हैं BR गवई साहब और 65 वर्षीय संजीव खन्ना साहब का स्थान इन्होंने लिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। फिर बात करें यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं अजय कुमार भल्ला साहब जो भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं, इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर बार क्या होता है कि जो धनतेरस है उसको मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है धनतेरस की डेट तिथि के हिसाब से आती है तो दो दिन धनतेरस बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद जो डिपार्टमेंट आयुर्वेद विभाग है इन सब ने मिलकर एक फैसला किया है, अब आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन न बनाकर 23 सितंबर की जो डेट है वो फिक्स कर लिए, 23 सितंबर को बनाया जाएगा। इंदौर की बात करें तो इंदौर देश में पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, भिक्षावर्ती मुक्त शहर बन गया है और ये प्रशासन ने पुनर्वास 100% पुनर्वास किया है। लोगों को भिक्षावर्ती से हटाकर अच्छे स्किल्स उन्होंने दिए हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया है। लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हैं, लगभग 477 हिम तेंदुए हैं, लगभग 68% भारत के हिम तेंदुए लद्दाख में हैं। बोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, वहां बोरमदेव टेम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है। छत्तीसगढ़ का कबीर धाम जिला है, वहां पे है बोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर बात करें ताल छापर करसन मर्ग अभ्यारण्य, ये राजस्थान में है। राजस्थान का चूरू जो जिला है वहां पे छापर गांव है, उस गांव में ताल छापन करसन मर्ग अभ्यारण्य है जो मर्ग के लिए फेमस है। दोहा डायमंड लीग अभी आयोजित की गई जिसमें नीरज चोपड़ा ने सेकंड स्थान पोजीशन ली है और पहली बार नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन है वो 90 मीटर के पार इसमें फेंका है और इनको सिल्वर मेडल मिला है। अभी आम की सीजन चल रही है तो भारत का आम का कटोरा बोला जाता है मालदा को, मालदा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। देश का सबसे आखिरी गांव माणा गांव है जो उत्तराखंड में स्थित है। और विजयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये राजस्थान में बयाना जो भरतपुर जिले के अंदर बयाना है वहां पे एक गांव है मोर गांव, उस मोर गांव में बना हुआ है विजयगढ़ दुर्ग, अर्थात मोर गांव विजयगढ़ दुर्ग की तलहटी पे बसा हुआ है। संसद में उत्कर्ष जो सांसद हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 2016 से। तो उत्कर्ष कार्य के लिए विशेष सम्मान दिया गया है भर्तरी मेहताब को, ये भाजपा से हैं। सुप्रिया फुले एनसीपी एसपी से हैं। एन के प्रेमचंदन, श्री रंगम अप्पा बारले। और फिर बात करें तो सांसद रत्न पुरस्कार 13 जनों को दिया गया है जिनमें पीपी चौधरी भाजपा से हैं और मदन राठौड़ जो भाजपा से हैं। राजस्थान में 13 जो सांसद रत्न दिया गया है वो 13 जनों को दिया गया है, उनमें से 2 राजस्थान के हैं, पीपी चौधरी जो पाली से हैं और एक मदन राठौड़ जो बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों को मिला है। और फिर इसके बाद बात करें संसद में ये अवार्ड सांसद रत्न इसलिए मिलता है, संसद में बार सवाल पूछने पर, बहस करने पर, जिरह करने पर और विधायी सुझाव देने पर ये अवार्ड मिलता है। कुछ समितियां हैं, 2 समितियों को अवार्ड मिला है। वित्त पर स्थायी समिति के लिए मिला है, अध्यक्ष हैं इसके भर्तरी मेहताब। वह कृषि पर स्थायी समिति को मिला है जिसके अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी, ये कांग्रेस से हैं। तो ये स्थायी समिति को मिलता है विश्लेषणात्मक कार्य, उनकी प्रभावी रिपोर्ट व नीति निर्माण में योगदान हेतु। राष्ट्रीय सहकार मेला, सहकार मसाला मेला, मसाला खूब सारे स्टेट्स के जो मसाले हैं वो लाए जाते हैं और जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया।
संत दादू दयाल, ये दादूपंथी हैं, दादू दयाल जिन्होंने दादूपंथ की स्थापना करी थी, का 422वां निर्वाण महोत्सव ये बहराणा जो बिचुन गांव है वहां पे ये बनाया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्क्वैश, स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप ये शिकागो में खेली गई। पुरुष वर्ग में इसमें मिस्र के मुस्तफा असल को मिला है अवार्ड, और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है नूर अली शेरबिनी ने। 8वीं बार ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, नूर अली शेरबिनी ने। राष्ट्रपति क्या होता है कि जो संविधान है उसका अनुच्छेद है 143, उसके द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को किसी तथ्य या कानून के आधार पर राय ले सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट उसको राय दे ही, क्योंकि जब राम मंदिर निर्माण को लेकर जब विवाद हुआ था, जब राष्ट्रपति ने राय ली तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दी नहीं थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट बाय द वे राय दे भी देता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो राय को माने। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 143(1) 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से कानून व तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति राय मांग सकता है, और राष्ट्रपति लोकहित में भी सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। और दूसरी बात यह है जो केंद्र व राज्य से जुड़े विवाद हैं उनके आधार पर अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी है तो यह आर्टिकल 131 में ये दिया गया है। 131 में तो मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो केंद्र व राज्य के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा, और इस पे अगर राष्ट्रपति को राय लेनी है तो वो आर्टिकल 143(2) के तहत राय ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के जो मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य हैं उन पे राय देना 143 के दायरे में नहीं आता है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर राय नहीं दी थी क्योंकि वो एक धार्मिक मुद्दा था। फिर सुप्रीम कोर्ट की राय राष्ट्रपति व केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अगर राय दे दी तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने ही। फिर बात करें वापस एक्सियोम 4 मिशन, इसमें 4 आदमी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, और भारत के हैं शुभांशु शुक्ला, जो राकेश शर्मा के बाद में दूसरे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे, और ये भेजा जाएगा फ्लोरिडा कैनेडी यूएसए के सेंटर से लॉन्च होगा। और 4 जो हैं जो शुभांशु शुक्ला है, एक है पेगी विटसन, एक है टिबोर काबू, एक है स्लावोस। तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इसके जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है इसके द्वारा इसको स्पेस में भेजा जाएगा। झेलम नदी की बात करें तो चिनाब, झेलम और सिंधु ये कश्मीर से जाती है, और झेलम नदी ये कश्मीर की लाइफ लाइन है। झेलम नदी पर एक प्रोजेक्ट है तुलबुल प्रोजेक्ट, और ये बुलर झील के मुहाने पर है तुलबुल प्रोजेक्ट। बुलर झील भी कश्मीर में ही है। नीरज चोपड़ा ने अभी बताया दोहा डायमंड लीग में 2nd पोजीशन ली है इन्होंने, जेवलिन थ्रोवर है। ये टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इनको दी गई है। टेरिटोरियल आर्मी में खूब सारे जो गणमान्य लोग हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन पायलट हैं, नीरज चोपड़ा है, इन सबको देश में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको टेरिटोरियल आर्मी में कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल की उपाधि इनको दी जाती है। तो नीरज चोपड़ा को ये उपाधि दी गई है। कारगिल युद्ध की बात करें 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, भारतीयों ने ऑपरेशन विजय के द्वारा थल सेना ने कारगिल में विजय पाई थी। वह वायुसेना ने भी उस समय ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था सफेद सागर ऑपरेशन। एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने आईजीडीएमपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो भारत में चलाया गया था उसके तहत पृथ्वी व अग्नि नाम की 2 मिसाइलें चलाई थी। 1971 में राजस्थान में लोंगेवाला जो जैसलमेर में है वहां पर लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई पर 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें लोंगेवाला पोस्ट पे भी लड़ाई हुई थी जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, और उस लड़ाई पर एक फिल्म बनी थी बॉर्डर फिल्म, जिसमें आपने देखा वो सनी देओल थे और इसके निर्देशक थे जेपी दत्ता। फिर बात करें उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु आसाम में जब उग्रवाद बढ़ रहा था नॉर्थ ईस्ट में भारत के 1990 के समय की बात है, तो भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइनो। और फिर बात करते हैं 10 जनवरी 1966 के दिन क्या हुआ था कि जब 1965 का जो वॉर हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो जनरल थे अयूब खान और भारत में जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जब 1965 की जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बाद में यूएसएसआर ने मध्यस्थता कराई थी, और तत्कालीन यूएसएसआर के जो पीएम थे अलेक्सेई, इन्होंने ये समझौता कराया था ताशकंद में। अयूब खान को बुलाया, इधर से लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, और इनको बोला कि आप युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए एक समझौता कर लो। तो इन्होंने वहां पे समझौता किया। समझौते में ये कहा गया कि युद्ध से पहले की जो स्थिति थी, एलओसी की जो स्थिति थी, उससे पीछे पीछे अपन चल जाएंगे। भारत वाले इधर एलओसी के
राइट साइड में रहेंगे और पाकिस्तान वाले एलओसी के लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। जो पहले की स्थिति है ना युद्ध से 5 अगस्त मतलब अगस्त 1965 से पहले की स्थिति थी, उस स्थिति पे दोनों कंट्री आ जाएगी। तो ये समझौता हुआ। लेकिन कुछ रहस्यमयी वहां बात हुई। 10 जनवरी को ये समझौता हुआ। 10 जनवरी के बाद में रात को जब वो रुके वहां पे, अपने लाल बहादुर शास्त्री जो पीएम थे, ये जब रुके तो इनकी रहस्यमयी मौत वहां पे ताशकंद में हुई थी। इसका अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जबकि जब इनकी मौत हुई तो प्रधानमंत्री के पास में एक हॉटलाइन रहती है, वो हॉटलाइन भी बंद थी। इनका जो पर्सनल जो खाना बनाने वाला होता है वो भी वहां से भाग गया था। तो ये सब अभी उनका अच्छी तरीके से जांच नहीं हो पाई। लेकिन इनकी मौत वहां ताशकंद में ही 10 जनवरी के जो फैसला हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हुआ, उसी रात को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर ये बात पीएम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो 11 जनवरी को इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में। यूपी के जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, मुगल सराय एक जिला है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनका स्लोगन था जय जवान जय किसान, मतलब जवान और किसान के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए और इनको भारत रत्न मिला था। और ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। वह जब 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हुए, उनके बाद में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। कोप इंडिया ये वायुसेना का अभ्यास है जो भारत व अमेरिका के बीच में वायुसेनाएं करती है। सशस्त्र सीमा बल, दो देशों की सीमाओं पर लगा है भारत का सशस्त्र सीमा बल। भारत ने नेपाल व भूटान की सीमा पे लगा रखा है। जैसे बीएसएफ अपने पाकिस्तान की सीमा पे लगा रखा है, आईटीबीपी चीन की सीमा पे लगा रखा है, वैसे इसको नेपाल व भूटान की सीमा पे लगा रखा है। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो कारगिल युद्ध जो ऑपरेशन विजय हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, और इनको शहीद मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। और कारगिल का शेर भी इनको कहा जाता है। इनका एक फेमस डायलॉग है दिल मांगे मोर। जब ये इनको मार रहे थे दुश्मनों को तो बार बार बोल रहे थे दिल मांगे मोर। इनका ये डायलॉग पेप्सी जो कंपनी आती है उन्होंने भी अपनी टैगलाइन बना रखी है दिल मांगे मोर। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो मालदीव में ये 1988 में जब तख्ता पलट हुआ था उसको रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन कैक्टस। फिर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन बुक, ये सलमान रुश्दी की बुक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की बात करें तो इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल है। टोटल 5 मिलिट्री स्कूल ही है इंडिया में। और हर साल 6 क्लास व 9th क्लास के लिए इसका पेपर आयोजित किया जाता है इसमें एडमिशन के लिए। तो 5 मिलिट्री स्कूलों में है, एक तो चेल हिमाचल प्रदेश में, एक बेंगलुरु कर्नाटक में, एक बेलगांव महाराष्ट्र में, और 2 राजस्थान में है, धौलपुर व अजमेर में। और भारत में एक RIMC स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसमें लगभग 22 पोस्टें रहती है और ये देहरादून में स्थित है। इसरो का एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था C61 और ये माल फंक्शनिंग हो गया है। मतलब ये जो EOS-09 सैटेलाइट को ले जा रहा था ये माल फंक्शनिंग हो गया क्योंकि इसका जो तीसरा चरण है जहाँ पे सॉलिड फ्यूल है वो वर्क नहीं कर पाया। तो ये PSLV का 63वां मिशन था और PSLV का जो रॉकेट इसमें गया था वो PSLV C61 गया था जो माल फंक्शनिंग हो गया है। EOS-09 को ये नहीं ले जा पाया जबकि ये लेके जा रहा था सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में। जो इसका थर्ड चरण है जिसमें सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, सॉलिड फ्यूल का नाम है STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन प्रोपेलेंट। ये प्रोपेलेंट अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाया इसलिए ये डिसफंक्शन हो गया। और भारत के पास शॉर्ट रेंज के जो एंटी एयरक्राफ्ट आते हैं उनको मारने के लिए जो सिस्टम है वो है समर व आकाश। कनुप्रिया अग्रवाल की बात करें तो इनका नाम दुर्गा है। ये भारत की पहली IVF बच्ची है और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ 3 अक्टूबर 1978 को। और IVF फर्स्ट जो बेबी है वो कनुप्रिया है। और वर्ल्ड की जो फर्स्ट IVF है वो जो 3-4 महीने पहले हुई वो लुइस ब्राउन थे। और इनके जो IVF बनाने के लिए खूब प्रयास किया वो सुभाष मुखोपाध्याय मुखर्जी थे जो कलकत्ता से भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने पूरी IVF टेक्नोलॉजी भारतीय फ्रीज में इन्होंने पूरा IVF जनरेशन किया और इस बच्ची को जन्म दिया। बहुत कम रिसोर्सेज थे, इनके बावजूद भी इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया। बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया था 1981 में। महादाई रिवर डिस्प्यूट, ये गोवा व कर्नाटक के बीच में है। एक महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है गोवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद
ये जिनेवा में है, मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन की। रोशनी स्कीम ये केरल में चलाई गई है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी संतानों की शिक्षा व्यवस्था हेतु रोशनी स्कीम चलाई गई है। किराना हिल्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो घोषित परमाणु स्थल है घोषित, वो किराना हिल्स में है। फिर बात करें रोबोटिक शिक्षा की, तो केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें 10वीं के जो छात्र हैं, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। सागर में सम्मान पहल की बात करें तो अब समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन व जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये समुद्र में सम्मान पहल लॉन्च की है। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दमनदीप में होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम ये बिहार में होंगे। चाहबार पोर्ट की बात करें तो चाहबार पोर्ट ईरान में स्थित है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। भारत इसके थ्रू मतलब ईरान में जाएगा, ईरान के थ्रू भारत मिडिल एशिया में व रूस में, उधर यूरोप से कनेक्टिविटी बना सकता है। और ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो चाहबार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्व का पोर्ट है और भारत की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसकी रचनात्मक भूमिका है। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, मध्य एशिया से भारत की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए ईरान के थ्रू होकर। और गवादार पोर्ट है जो पाकिस्तान में है, चीन उसका सपोर्ट कर रहा है और इस गवादार पोर्ट को टक्कर देता है चाहबार पोर्ट, क्योंकि भारत इससे कनेक्टिविटी कर लेगा। भारतीय नौसेना की पश्चिमी हिंद महासागर व फारस की खाड़ी में मजबूत स्थिति दर्शाएगा चाहबार पोर्ट। तो भारतीय निवेश भी यहाँ पे किया हुआ है लगभग 3,750 करोड़ का। और एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर भारत, ईरान, रूस से सेंट पीटर्सबर्ग तक बनेगा, INSTC। और 2000 से ये स्टार्ट है। लगभग 7200 किलोमीटर का ये उत्तर पश्चिम कॉरिडोर है, जिसमें भारत, ईरान, रूस, पीटर्सबर्ग तक शामिल है और यूरोप भी इसमें है। तो इसमें क्या है कि समुद्र, रेल, सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी की जाएगी। पहले तो भारत से ईरान, ईरान से मध्य एशिया, मध्य एशिया से रूस और रूस से यूरोप तक ये कनेक्टिविटी होगी। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बोलते हैं और एक रियल टाइम पेमेंट इंटरफेस होता है। एनपीसीआई, नेशनल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई बनाया गया है। फोन के जरिए इसमें पैसे तुरंत भेज दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के जो साहित्यकार थे वो सुमित्रा नंदन पंत थे। इनकी जो कृति थी चिदम्बरा, उसको ये मिला था। भारतीय नोट पर 17 भाषाएं लिखी जाती है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, उर्दू ये सब लिखी हुई होती है। भारतीय रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के पिता है प्रफुल्ल चंद्र रे। इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना करी थी। देश की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी BCPL। फिर बात करें तो देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त कर दिया है। ये WHO की जो जिनेवा में 78वीं मीटिंग हुई, उसमें भारत को ये प्रमाण पत्र दिया गया। WHO के महानिदेशक हैं वो गैब्रियल टेड्रोस हैं। इन्होंने ये प्रमाण पत्र भारत को दिया है ट्रेकोमा से मुक्ति के लिए। तो भारत ने ट्रेकोमा का रिडक्शन कर दिया है। और कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया गया। लैंगिक संवेदनशीलता व छात्राओं की सुरक्षा हेतु। चार मीनार हैदराबाद में है, तेलंगाना में स्थित है। बानू मुस्ताक एक कन्नड़ लेखिका है जिनको 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इनकी जो बुक है हार्ट लैम्प एक पितृसत्तात्मकता के खिलाफ है और बानू मुस्ताक को ये अवार्ड मिला है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में हार्ट लैम्प लिखी थी और इसका जो अनुवाद किया है दीपा भारती, इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। तो दीपा भारती व बानू मुस्ताक इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले भारतीय जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2022 में गीतांजलि श्री की जो कृति थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको ये अवार्ड मिला था। आयरन डोम की बात करें तो ये इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ऐसे ही इसको देखते हुए एक गोल्डन डोम अमेरिका बनाने जा रहा है। दुनिया में किसी भी जमीन या अंतरिक्ष हमले को ये नाकाम कर सकता है गोल्डन डोम। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये इस वायरस के कारण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर व अन्य कैंसर से बचाव हेतु इसका एक वैक्सीन लगता है जो 9 से 11 साल की उम्र में महिलाओं को दिया जाता है। वो लगाने से उनकी सर्वाइकल कैंसर के प्रति इम्यूनिटी हो जाती है और फ्यूचर में उनको सर्वाइकल कैंसर होता नहीं है, जिसको गर्भाशय का कैंसर अपन बोलते हैं, वो HPV वायरस के कारण होता है। टॉप 100 परोपकारियों में भारत के हैं अजीज प्रेम जी व निखिल कामत शामिल हैं।
मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और 98% इसकी साक्षरता है। फिर बात करें एम.आर. श्रीनिवास की, तो एम.आर. श्रीनिवास भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के साइंटिस्ट हैं। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण व पद्म श्री तीनों अवार्ड मिले हुए हैं एम.आर. श्रीनिवास को। इनका भी निधन हो गया है। दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट ये आसाम में है। राज्यसभा के उपसभापति अभी हैं हरिवंश। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, और चारों टूर्नामेंट अलग अलग साल में पार्ट्स में आयोजित किए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबोर्न में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है मेलबर्न। और इसको हैप्पी स्लैम बोलते हैं क्योंकि लोग बाग बहुत फ्रेंडली रहते हैं, एकदम जोली मूड में इस मैच को देखते रहते हैं, इसलिए इसको हैप्पी स्लैम बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मिट्टी कोर्ट पे, लाल मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस पे क्या होता है, गेंद की रफ्तार कम होती है और पेरिस में खेला जाता है। पेरिस कला, फैशन, रोमांस की राजधानी है। रेड क्ले कोर्ट भी इसको कहा जाता है। विमल्डन ओपन, विमल्डन लंदन में है, तो ये लंदन में आयोजित किया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना है। नेचुरल जो घास होती है उस पे खेला जाता है विमल्डन ओपन टेनिस का टूर्नामेंट। सबसे फास्ट कोर्ट होता है। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन न्यूयॉर्क में खेला जाता है और ये आखिरी ग्रैंड स्लैम है, काफी लंबा चलता है इसलिए थकाने वाला ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन। फिर बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल, ये लंदन में आयोजित किया गया। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल था और इस पे रेड कारपेट पर भारत की जो फिल्म है होम बाउंड, ये इसकी टीम ने शिरकत की। जो भारत के खेल मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया। फिर बात करें जूनियर वर्ल्ड कप एयर पिस्टल में कनक को गोल्ड मेडल मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मा प्लस मोस, ब्रह्मपुत्र व मोस्कोवा नदी रूसिया की है, ब्रह्मपुत्र भारत की है। तो भारत व ब्रह्मपुत्र ने मिलकर ये मिसाइल बनाई है और ये दोनों का जॉइंट मतलब डेवलपमेंट है। और पहले इसकी जो सीमा थी वो 290 किलोमीटर थी, क्योंकि भारत MTCR का ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा था। जैसे ही भारत MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ग्रुप में शामिल हुआ तो भारत को आगे मिल गई कि ये 300 किलोमीटर से आगे तक आप इसकी जो सीमा है वो ले जा सकते हो। भारत MTCR ज्वाइन करने के बाद, MTCR भारत 2016 में ज्वाइन किया, उसके बाद में ये लिमिट 290 से बढ़ाकर भारत ने 450 तक कर दी है। और अब भारत ब्रह्मोस NG बनाने जा रहा है जिसकी सीमा 800 किलोमीटर तक होगी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी ब्रह्मोस NG। फिर बात करें किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट है जो झेलम नदी पर है। वरतले ये है चिनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, बीकानेर से किया था अभी। 18 राज्यों के 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन बीकानेर में किया है। कौंडिन्य की बात करें तो कौंडिन्य भारतीय नौसेना का नया सेलिंग वेसल है। आलनिया बांध की बात करें तो ये कोटा में है। निसार प्रोजेक्ट की बात करें, निसार का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो निसार नासा व इसरो का साथ में संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा कि पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है उसमें भ्रमण करने वाला ये सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और इसमें एक जो रडार है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार काम में लिया जाएगा और ये पृथ्वी की बदलती स्थिति के बारे में, पृथ्वी का मानचित्र लेने के बारे में, धरती पे हो रहे जो भौगोलिक परिवर्तन है इनके बारे में ये बताएगा। हर 12 दिनों में 2 बार ये अपडेट करेगा। और धरती की सतह पर जमी बर्फ, जमीनी हिस्से, इकोसिस्टम बदलाव, समुद्र में जल स्तर में परिवर्तन, भूजल स्तर की विशेषताओं के बारे में ये बताएगा। और इसमें जो तकनीक है सिंथेटिक अपर्चर रडार जो भारत के द्वारा बनाया जाएगा, ये रडार सिस्टम में मदद करेगा और बेहतर हाई रिजोल्यूशन देगा। और GSLV Mark 2 के जरिए ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा LEO में। और L बैंड SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार व S बैंड SAR भेजने का कार्य इसरो करेगा। इसमें L व S बैंड इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। चागोस जो द्वीप है ये मॉरिशस को सौंपेगा कौन, ब्रिटेन का आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी थी चागोस और डिएगो ग्रासिया, ये सब वापस मॉरिशस को दिया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।